13 अप्रैल 1919। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी तारीख जो सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा घाव है जिसने भारत की आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। जलियांवाला बाग में शहीद हुए उन हजारों मासूम भारतीयों को आज हम याद कर रहे हैं, उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन कर रहे हैं। और ज्ञानस्थली मधेपुरा के जो भी श्रोता आज हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में जुड़े हैं, उनके लिए ये चर्चा केवल इतिहास दोहराने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम द ब्लड ऑफ अमृतसर, द जलियांवाला बाग मैसाकर के अंशों और उससे जुड़े दस्तावेजों का एक गहरा विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि हम उस मशीनरी को समझ सकें जिसने एक शांतिपूर्ण त्योहार को मौत के मैदान में तब्दील कर दिया। हाँ, और इस विश्लेषण का उद्देश्य भी उसी क्यों और कैसे तक पहुंचना है जिसे अक्सर ऐतिहासिक तारीखों के पीछे हम लोग भुला देते हैं। मतलब हमें ये समझना होगा कि ये कोई अचानक से हुई दुर्घटना नहीं थी। 1919 वसंत का समय था और बैसाखी का त्योहार था। पंजाब के लिए ये सिर्फ एक कृषि पर्व नहीं है, मतलब ये उनकी एक बहुत गहरी सांस्कृतिक पहचान है। हाँ, सबसे बड़ा त्योहार है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। दस्तावेजों को खंगालने पर पता चलता है कि ये भीड़ बिल्कुल एक जैसी नहीं थी। वहाँ बच्चे भी थे, महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे। कुछ लोग तो शायद शहर में सिर्फ बैसाखी का मेला देखने आए थे और थककर उस बाग में बैठ गए थे आराम करने के लिए। लेकिन उसी जगह पर एक और धारा भी बह रही थी, एक शांत लेकिन दृढ़ राजनीतिक प्रतिरोध की धारा। और ये जो दोहरा स्वरूप था ना, मतलब एक तरफ त्योहार का उल्लास है और दूसरी तरफ सत्ता के खिलाफ सुगबुगाहट है। यही वो चीज थी जिससे ब्रिटिश हुकूमत सबसे ज्यादा खौफ खाती थी। अमृतसर उस वक्त मान लीजिए एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा था। बिल्कुल। और इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह क्या थी? वो था रॉलेट एक्ट। हाँ, रॉलेट एक्ट। अगर हम इस कानून के तकनीकी पहलुओं को देखें तो ये सिर्फ कोई एक कड़ा नियम नहीं था। असल में हुआ यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लागू किया था, जो एक तरह का आपातकालीन कानून था। तो नियम के हिसाब से युद्ध खत्म होने के बाद इसे हटा लिया जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। बिल्कुल नहीं किया, बल्कि रॉलेट एक्ट के जरिए उन्होंने युद्ध के समय के उस आपातकालीन कानून को शांति काल में भी हमेशा के लिए थोप दिया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि ब्रिटिश हुकूमत भारत को एक स्थायी वॉर जोन या युद्ध क्षेत्र की तरह चलाना चाहती थी। तो इसे थोड़ा और स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी आम नागरिक के लिए इसका असल जिंदगी में क्या मतलब था? सोचिए जरा कि समाज में एक ऐसा नियम लागू हो जाए जहां पुलिस सिर्फ इस शक के आधार पर किसी को भी सड़क से उठा ले कि वो सरकार के खिलाफ कुछ सोच रहा है, बिना किसी सबूत के। हाँ, कोई अदालत नहीं, कोई वकील नहीं, अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा, आप सीधे जेल में हैं। हाँ, ये तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे एकदम बुनियादी मानवाधिकारों को ही खत्म करने वाली बात हो गई। मतलब इंसान अपनी ही जमीन पर खुद को एक कैदी की तरह महसूस करने लगेगा। और इस घुटन का जो मनोवैज्ञानिक असर होता है ना, वो बहुत गहरा होता है। रॉलेट एक्ट असल में भारतीयों को ये याद दिलाने का एक बहुत ही हिंसक तरीका था कि वो नागरिक नहीं है बल्कि प्रजा हैं, और उनके शरीर और उनकी स्वतंत्रता पर जो असली नियंत्रण है वो साम्राज्य का है। तो जलियांवाला बाग में जो शांतिपूर्ण सभा हो रही थी वो इसी आम मानवीय ढांचे को चुनौती दे रही थी। और लोग बिना किसी हथियार के इकट्ठा हुए थे। बिल्कुल। सिर्फ अपनी एकजुटता से ये बता रहे थे कि वे इस जबरन थोपी गई घुटन को स्वीकार नहीं करेंगे। और यहीं से हमारी चर्चा उस खौफनाक मोड़ पर आती है जिसने इस शांत प्रतिरोध को एक रक्त रंजित नरसंहार में बदल दिया। जनरल रेगिनाल्ड डायर का वहां पहुंचना। देखिए, यहाँ मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि डायर अपने साथ बहुत बड़ी सेना लेकर नहीं गया था, मुट्ठी भर सैनिक थे बस, और सामने 15 से 20 हजार की भीड़ थी। हाँ, बहुत बड़ी भीड़ थी। तो क्या उसे ये डर नहीं लगा कि अगर ये विशाल भीड़ पलटवार कर दे या भगदड़ मच जाए तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ उसका अंधा अहंकार था या इसके पीछे कोई सोची समझी सैन्य रणनीति थी? मतलब वो बिना कोई चेतावनी दिए सीधा गोली चलाने का आदेश आखिर क्यों देता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसके जवाब में ही पूरी ब्रिटिश साम्राज्यवादी मानसिकता छिपी हुई है। देखिए, डायर का बिना चेतावनी दिए फायर करना कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। अच्छा, ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से लिया गया निर्णय था। वो अपने साथ भख्तरबंद गाड़ियां भी लाया था जिन पर मशीन गनें लगी थीं। हालांकि बाग का रास्ता इतना संकरा था कि वे गाड़ियां अंदर जा ही नहीं सकीं।
डायर को भीड़ से कोई डर इसलिए नहीं था क्योंकि उसने जलियांवाला बाग की भौगोलिक संरचना का इस्तेमाल एक मनोवैज्ञानिक जाल की तरह किया था। एक जाल, मतलब वो उस संकरे रास्ते को एक कमजोरी की तरह नहीं बल्कि अपने फायदे की तरह देख रहा था। ठीक यही बात है। जलियांवाला बाग कोई खुला हरा भरा पार्क नहीं था जैसा हम अक्सर पार्कों की कल्पना करते हैं। ये एक बंजर और असमान जमीन का टुकड़ा था जो चारों तरफ से ऊंची इमारतों और दीवारों से घिरा हुआ था। बाहर निकलने के लिए सिर्फ 3-4 बहुत संकरे रास्ते थे। तो जब डायर ने मुख्य और सबसे बड़े निकास द्वार पर अपने सैनिकों को खड़ा किया तो उसने बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ बंद नहीं किया बल्कि उसने उस जगह को एक किलिंग जोन में तब्दील कर दिया। बाप रे। उसका उद्देश्य भीड़ को तितर बितर करना तो था ही नहीं, उसका उद्देश्य था सजा देना, एक ऐसा खौफ पैदा करना जिसकी गूंज पूरे पंजाब और पूरे भारत में सुनाई दे। ये तो क्रूरता की सारी हदें पार करने वाली बात है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सैनिकों ने करीब 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलाईं। हाँ, 1650 राउंड फायर किए गए। मतलब 10 मिनट जब हम आराम से बैठे हों तो 10 मिनट बहुत जल्दी बीत जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप पर ली एनफील्ड राइफलों से सीधा निशाना लगाकर गोलियां दागी जा रही हों तो वो 10 मिनट एक अंतहीन सदी की तरह लगते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि डायर ने सैनिकों को उस तरफ गोली चलाने का निर्देश दिया जहां भीड़ सबसे ज्यादा घनी थी और जहां लोग दीवारों पर चढ़कर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ हमें क्रूरता की उस यांत्रिकी को समझना होगा। जब गोलियां चलती हैं तो इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है? खुली जगह की तरफ भागना या किसी चीज के पीछे छिपना? हाँ, अपनी जान बचाना। लेकिन वहां छिपने के लिए कुछ था ही नहीं। वो एक सपाट मैदान था। गोलियों की बौछार से बचने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, दीवारों को खरोचने लगे। और इसी बेबसी के बीच वो कुआं आता है जिसका जिक्र हर ऐतिहासिक दस्तावेज में मिलता है। हाँ, वो शहीदी कुआं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग के अंदर बने उस कुएं में कूद गए। जब मैंने स्रोत में इसके बारे में पढ़ा तो एक अजीब सी सिहरन हुई मुझे। वो कुआं कोई भागने का रास्ता तो था नहीं, वो तो मौत का बस एक दूसरा रूप था। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, सामने खड़ी बंदूकों से मौत इतनी भयानक लग रही होगी कि एक अंधेरे गहरे कुएं में कूदकर जान देना लोगों को बेहतर विकल्प लगा। ये इंसान के मनोविज्ञान का वो चरम बिंदु है जहां जीवन की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है। हाँ। और इंसान सिर्फ कम दर्दनाक मौत चुनने की कोशिश करता है। आपको पता है उस कुएं से बाद में 120 से ज्यादा लाशें निकाली गई थी। ये कुआं ब्रिटिश साम्राज्य के सभ्य होने के दावों पर सबसे बड़ा तमाचा है। डायर ने जो किया वो सिर्फ एक शारीरिक कत्लेआम नहीं था, वो एक पूरी कौम की आत्मा को कुचलने का प्रयास था। उसने गोलियां तब तक नहीं रोकी जब तक कि सैनिकों का गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया, और उसके बाद वो बिना मुड़कर देखे घायलों को उसी खून से सनी मिट्टी में तड़पता छोड़कर वहां से चला गया। और घायलों को इस वक्त कोई मदद भी नहीं मिल सकी क्योंकि उसी रात अमृतसर में मार्शल लॉ और कर्फ्यू लगा दिया गया था। लोग अपने तड़पते हुए परिवार वालों को एक घुट पानी तक नहीं पिला सके। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इस 10 मिनट के खौफनाक दौर के बाद जो सन्नाटा तसरा, उसके बाद शुरू होता है ब्रिटिश सरकार की लीपापोती का वो खेल जो मुझे लगता है गोलियों से भी ज्यादा खतरनाक था। असल में सत्ता का चरित्र अक्सर ऐसा ही होता है। जब वो अपनी ताकत के नशे में कुछ भयानक कर बैठती है तो सबसे पहले वो इतिहास के दस्तावेजों को बदलने की कोशिश करती है। यही वो बिंदु है जहां 379 का वो झूठा आंकड़ा सामने आता है। सरकारी फाइलों ने बड़ी ही सफाई से ये दर्ज किया कि इस कार्रवाई में, जैसा वो इसे कहते थे, सिर्फ 379 लोग मारे गए हैं। जबकि वहां मौजूद हर व्यक्ति और हर भारतीय सूत्र ये चीख चीख कर कह रहा था कि मरने वालों की संख्या हजारों में है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि एक साम्राज्य जिसके पास दुनिया भर के खुफिया एजेंसियां थीं, वो इतनी बड़ी सच्चाई को कैसे छिपा सकता है? हाँ। क्या उन्हें सच में लगता था कि वे कागजों पर झूठ लिखकर लाशों की गिनती कम कर देंगे? देखिए, इस झूठ के पीछे मुख्य रूप से 2 चीजें काम कर रही थीं। पहला था उनका डर और दूसरा था उनका सभ्य होने का भ्रम। अगर ब्रिटेन की आम जनता और दुनिया को ये पता चल जाता कि उनके सैनिकों ने एक निहत्ती भीड़ पर, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, उस पर मशीन गनों की तरह गोलियां बरसाई हैं, तो ब्रिटिश राज का जो एक नैतिक आवरण था ना, वो पूरी तरह से छिन-भिन हो जाता। उनकी असलियत सामने आ जाती। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने सबसे पहले पंजाब को पूरी दुनिया से काट दिया। टेलीग्राफ लाइनें काट दी गईं, पत्रकारों को रोक दिया गया और सेंसरशिप की एक बहुत ही मजबूत दीवार खड़ी कर दी गई।
लेकिन सच्चाई पानी की तरह होती है, वो कोई ना कोई दरार ढूंढ ही लेती है। जब ये खबर धीरे धीरे बाहर आना शुरू हुई तो जो हंगामा हुआ उसने ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया कि वे एक जांच आयोग बनाए, जिसे हम सब हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। और हंटर कमीशन की जो गवाहियां हैं वे इस पूरी त्रासदी का सबसे विचलित करने वाला हिस्सा है। मतलब जब जनरल डायर को उस कमीशन के सामने बुलाया गया तो उसने अपनी कार्रवाई पर रत्ती भर भी कोई पछतावा नहीं जताया, बल्कि उसने तो बहुत ही ठंडी और बेरुखी भरी आवाज में कुछ ऐसी बातें कबूल की जो किसी भी इंसान को दहला दें। दस्तावेजों के मुताबिक जब डायर से पूछा गया कि क्या वो भीड़ को बिना गोली चलाए तितर बितर कर सकता था, तो उसने साफ कहा, हाँ शायद मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन तब वे लोग वापस आ जाते और मुझ पर हंसते और मैं एक मूर्ख साबित होता। मतलब सिर्फ अपने अहंकार के लिए। सोचिए, एक अधिकारी सिर्फ इसलिए हजारों लोगों को भून देता है क्योंकि वो मूर्ख नहीं दिखना चाहता था। उसके अहंकार की कीमत हजारों मासूमों के खून से चुकाई गई। डायर का यह बयान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारतीय जीवन की ब्रिटिश हुकूमत की नजरों में क्या कीमत थी, एकदम शून्य। लेकिन हंटर कमीशन और उसके बाद जो कुछ लंदन में हुआ उसने भारत की मानसिकता में सबसे बड़ा बदलाव किया। हाँ। जब डायर को इंग्लैंड वापस भेजा गया तो ब्रिटिश संसद के कुछ हिस्सों में और वहां की प्रेस में उसे एक नायक की तरह पेश किया गया। द मॉर्निंग पोस्ट नाम के अखबार ने तो डायर के लिए बाकायदा फंड इकट्ठा किया और उसे भारत का रक्षक तक कहा गया। और यही वो निर्णायक क्षण है। 379 मौतों का सफेद झूठ, हंटर कमीशन की लीपापोती और लंदन में डायर का महिमा मंडन, इन सब ने मिलकर भारतीयों के मन में बचे खुचे उस भ्रम को भी हमेशा के लिए तोड़ दिया कि ब्रिटिश राज में उन्हें कभी न्याय मिल सकता है। एकदम सही। जो लोग ये मानते थे ना कि ब्रिटिश व्यवस्था मूल रूप से न्यायप्रिय है और बस कुछ अधिकारी खराब हैं, उनकी आंखें पूरी तरह से खुल गईं। बिल्कुल। इस घटना ने एक मनोवैज्ञानिक पुल को पूरी तरह जला दिया था। अब तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मुख्य रूप से कुछ संवैधानिक सुधारों या याचिकाओं और अंग्रेजों से बेहतर बर्ताव की मांग तक सीमित था, लेकिन जलियांवाला बाग ने उस मांग को जड़ से बदल दिया। और इस बड़े बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बने महात्मा गांधी। हाँ, गांधी जी के रुख में आया बदलाव इसे समझने का सबसे बेहतरीन पैमाना है। जलियांवाला बाग से पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ब्रिटिश सेना के लिए भारतीयों की भर्ती कर रहे थे। उन्हें भरोसा था। हाँ, उन्हें साम्राज्य की न्याय व्यवस्था पर भरोसा था। लेकिन जब उन्होंने पंजाब में ब्रिटिश सरकार का ये असली और खूंखार चेहरा देखा और जब उन्होंने हंटर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी तो उन्होंने साफ कह दिया कि अब इस शैतानी साम्राज्य के साथ सहयोग करना एक पाप है। और इसी गुस्से की आग से जन्म हुआ असहयोग आंदोलन का। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक आध्यात्मिक और नैतिक विरोध था। रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण भी यहाँ बहुत प्रासंगिक है। हाँ, उनका पत्र। इस नरसंहार के विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड यानी सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी। उन्होंने जो पत्र वायसराय को लिखा था उसके शब्द आज भी इतिहास में गूंजते हैं। उन्होंने लिखा था कि ये वो समय आ गया है जब सम्मान के ये तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में हमारे लिए सिर्फ एक शर्मिंदगी बन गए हैं। टैगोर का वो पत्र और गांधी जी का असहयोग आंदोलन दोनों ही इस बात का प्रतीक थे कि अब भारत एक ऐसी सत्ता के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता जो इतनी अमानवीय हो। जलियांवाला बाग ने देश के हर वर्ग, हर धर्म और हर प्रांत के व्यक्ति को ये समझा दिया कि इस व्यवस्था के तहत कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर बैसाखी मनाते हुए किसान महफूज नहीं है तो कोई भी महफूज नहीं है। मतलब वो 10 मिनट का कत्लेआम जो जनरल डायर ने ब्रिटिश साम्राज्य का खौफ बिठाने के लिए किया था, असल में उसी ने उस साम्राज्य की कब्र खोदने का काम शुरू कर दिया। डायर ने गोलियां चलाकर लोगों की आवाज दबानी चाहिए थी, लेकिन उन गोलियों की आवाज ने पूरे देश को गहरी नींद से जगा दिया। बिल्कुल। आजादी अब मांग कर नहीं ली जा सकती थी, इसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। ये बात हर भारतीय के जहन में बैठ गई। सत्ता का जो हथियार डराने के लिए था वही अंततः उस सत्ता के पतन का सबसे बड़ा कारण बन गया। जलियांवाला बाग ने पूरे भारत को सच में एक सूत्र में पिरो दिया। तो आज द ब्लड ऑफ अमृतसर के इन पन्नों से गुजरते हुए हमने देखा कि कैसे 13 अप्रैल 1919 का वो दिन जो बैसाखी की खुशियों से शुरू हुआ था, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक शांत प्रतिरोध समेटे हुए था, वो साम्राज्यवादी अहंकार के चलते एक भयानक नरसंहार में बदल गया। और फिर वही नरसंहार कैसे हंटर कमीशन के झूठ और डायर के महिमा मंडन से गुजरता हुआ भारत की आजादी की लड़ाई का सबसे निर्णायक प्रस्थान बिंदु बन गया। यह इतिहास का वो अध्याय है जो हमें बताता है कि स्वतंत्रता कोई दी गई खैरात नहीं है,
यह एक बहुत भारी कीमत चुकाकर हासिल की गई है। ज्ञानस्थली मधेपुरा के माध्यम से दी गई ये जानकारी आज हमारी इस चर्चा का जो आधार बनी, उसका मकसद सिर्फ दर्द को कुरेदना नहीं है। आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपनी बात बेखौफ होकर कह पा रहे हैं, उसकी कीमत उस बाग के संकरे रास्ते पर गिरी लाशों ने चुकाई है, उस गहरे कुएं में डूबी चीखों ने चुकाई है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, अतीत की स्मृतियां ही भविष्य को दिशा देती हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले हम श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक गहरा और उकसाने वाला सवाल छोड़ना चाहते हैं। इस पूरी घटना के विश्लेषण के बाद एक विचार बार बार मन में आता है। वो विचार क्या है? सवाल यह है कि अगर उस दिन उस बाग का वो संकरा रास्ता थोड़ा चौड़ा होता, या मान लीजिए जनरल डायर ने वहां पहुंचकर अपनी सैन्य ताकत के घमंड में ना अंधी होकर इंसानियत के नाते सिर्फ एक हवाई फायर किया होता और लोगों को वहां से निकल जाने की चेतावनी दी होती और वो हजारों लोग वहां से सुरक्षित अपने घर लौट गए होते, तो क्या भारत की आजादी की लड़ाई का वो ज्वालामुखी आक्रोश उसी तीव्रता के साथ भड़क पाता? क्या हम उतनी ही जल्दी एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हो पाते? सोचने वाली बात है। या फिर सदियों से दबे हुए एक देश को नींद से जगाने के लिए, अपने अधिकारों के प्रति खड़े होने के लिए नियति ने इतिहास के पन्नों में इतनी बड़ी और इतनी दर्दनाक कीमत पहले से ही तय कर रखी थी? इसी एक विचार और शहीदों के प्रति गहरी कृतज्ञता के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञानस्थली मधेपुरा के श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।